ये हिंदुस्तान का इतना बड़ा स्कैम है, इतनी मौजूदा गाड़ियां वाहन हैं जी, उन सबको किसी न किसी बहाने से, किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से खत्म करो और नए व्हीकल्स को लाओ। जो उनके डीलरशिप्स हैं उन्हें बेनिफिट पहुंचाया जाए। 90% डीलरशिप्स मिनिस्टर्स की। ये एक्चुअली स्क्रैपिंग एजेंसीज नहीं है, ये गुंडों की एजेंसी जो इन्हों के भाई भतीजों ने खोल रखी है। 20,000 रुपए का चालान प्राइवेट कार में नहीं, फिर वो उस पर कभी बहाना कर देते हैं नो एंट्री, अच्छा, कभी बहाना कर देते हैं ग्रैब। ग्रैब मोटर व्हीकल रूल्स में कोई वर्ड ही नहीं कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया जाए, वो कमाने खाने के काबिल ना रहे। उन्हों के कमाने खाने के, रोजी रोटी कमाने खाने का जो जरिया है वो छीन लिया जाए, जिससे कि वो इतने कमजोर हो जाएं कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। जितने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, सब सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। 2015 में एनजीटी ने बंद कर दी, 2018 में सुप्रीम कोर्ट। बस किसी के पास भी आप चले जाइए, ये सारे ऑफिसर्स एससीएस, आईएएस, आईपीएस हैं कि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता। बोले 15 साल अपनी कार रिन्यू नहीं करेंगे, क्यों नहीं करो? न तो एनजीटी ने बंद की, न सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, ब्लैंकेट बैन ऐसा कुछ नहीं लगाया, ये झूठ बोल के लगा रहे हैं। यूरो 6 इंट्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब यूरो 4 को हटा दो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कौन होते लिख के देने वाला कि इतने रुपए का चालान काटिए? किस मजबूरी में लिख के दिया? लिखा नो एंट्री का चालान है, नो एंट्री प्राइवेट व्हीकल पे कहां से आ गई? और जो वो सेक्शन है 193 या ये समथिंग है, दैट इज फॉर ओवरलोडिंग व्हीकल्स, जो कमर्शियल व्हीकल ओवरलोडेड जाते हैं उनके लिए। प्राइवेट कार पे चालान ही नहीं है। जिन जिन के चालान कटे हैं आप किसी से पूछिएगा, सबके सब नो एंट्री में चले गए थे एक ही दिन में, पागल हो गए थे सब, सबका दिमाग खराब हो गया था एक साथ। दो पुलिस वाले आते हैं, जी जी, 2 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले साथ में आते हैं, 3 स्क्रैपिंग एजेंसी के गुंडे आ जाते हैं और रास्ते में आपकी कार लेके चले जाते हैं। इसको तो रॉबरी कहते हो। रॉबरी किसे कहते हैं? कल मेरे पास फोन आया कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया हुआ स्कूटर खड़ा हुआ था, गेट तोड़ के लेके चले गए। 3 मेल भेजी हैं डीसी अजय कुमार जी के पास, इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ना तो मेल का रिप्लाई दिया, ना कोई फिजिकल रिप्लाई दिया, ना मेरे से कांटेक्ट किया। अजय कुमार जी के खिलाफ ये दूसरी या तीसरी कंप्लेंट रही। ब्लू रोज पब्लिकेशन के ऑफिस से फोन आ गया, जी जी, और फोन आया कि हम आपकी बुक पब्लिश करेंगे। मैं पॉलिटिकल लोगों का नाम नहीं ले रहा जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का नाम ले रहा हूं। कैलाश गहलोत जी जब आम आदमी पार्टी में लॉ मिनिस्टर थे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और वो लॉ ग्रेजुएट भी हैं, उन्होंने बयान दिया कि ये जो 2019 का लॉ है उसको दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। देश का कानून दिल्ली के मिनिस्टर कह रहे हैं, लॉ मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। वो सारा देश बैठ के सुन रहा है। अरविंद केजरीवाल भी सुन रहे हैं, राहुल गांधी भी सुन रहे हैं, नितिन गडकरी भी सुन रहे हैं। क्यों जी? जो ये कई बार कहते हैं जी स्क्रैपिंग रूल है, स्क्रैपिंग रूल है। स्क्रैपिंग रूल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आप 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल व्हीकल को स्क्रैप करें। अरविंद केजरीवाल के मिनिस्टर ने इस लॉ को मानने से मना कर दिया, बात समझ में आती है। मोदी सरकार का कानून नितिन गडकरी नहीं मान रहे, मोदी सरकार का कानून रेखा गुप्ता नहीं मान रहे, मोदी सरकार का कानून मनजिंदर सिंह सिरसा नहीं मान रहे, मोदी सरकार का कानून हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, मोदी सरकार का कानून गुड़गांव के एसडीएम और डीसी नहीं मान रहे। रेखा गुप्ता जी दिन में जब भी कोई स्टेटमेंट देती हैं तो नेचुरल बात है वो कहती है यशस्वी मोदी जी से मुझे प्रेरणा मिली, लेकिन रेखा गुप्ता जी मोदी सरकार की बनाई हुई लक्ष्मण रेखा क्यों नहीं फॉलो कर रही कानून की? और एकमात्र यही कानून है जो नहीं मान रहे, बाकी मान, और एकमात्र ये कानून है जिसके कोई विरोध नहीं कर रहा ऑपोजिशन वाला। अरविंद केजरीवाल तो सरकार में थे, मान ली आपकी बात। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? दिल्ली में रहते हैं, एलओपी हैं, सुनने में आया पढ़े लिखे आदमी भी, क्या उनको नहीं मालूम है क्या चल रहा है? तभी मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल राइट हैंड, राहुल गांधी लेफ्ट हैंड एंड मास्टरमाइंड नितिन गडकरी। दैट इज फैक्ट ऑन रिकॉर्ड। कोर्ट में भी यही कंप्लेंट है। जी जी, जब पुरानी कार 95% यहाँ से जा ही चुकी, फिर भी आपका प्रदूषण कम नहीं हुआ, इसका मतलब गाड़ियां प्रदूषण नहीं कर रही थी। मतलब ये तो इतना घटिया दर्जे का स्कैम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये कह रहे कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को नहीं रहने देंगे, भैया मत रहने तो हम तो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, हमारी प्रॉपर्टी छीन गई। फिर ये नितिन गडकरी जी बड़ा ज्ञान देते हैं, आपकी ये पेट्रोल की गाड़ी चलती है, इसका खर्चा है 15 रुपए लीटर, और ईवी चलेगी 1.5 रुपए लीटर। ईवी है कितने, ये तो बता दो मुझे। दूसरी बात, ईवी लाओ, टीवी लाओ, बीवी लाओ, कुछ भी लाओ,
जी अरे जिसको जो पसंद है ले लेगा भाई, आप ले जी आओ। जबरदस्ती है कि ना ये बीवी पसंद नहीं है दूसरी बीवी देंगे, ये टीवी पसंद नहीं है दूसरा टीवी देंगे। हमारे घर का सामान छीन रहे हो और कह रहे हो दूसरा देंगे, ये क्या जबरदस्ती है भाई? नीला नहीं मेरे को। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की नस्ल को बर्बाद कर देने तक की साजिश है। इसको रोकना पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी रोकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और ये रुकेगी। ये मैं आपको आज एश्योरेंस दे। शमशान और कब्रिस्तान में वही लोग नहीं है जो लड़े थे, जो नहीं लड़े थे उनसे ही भरा पड़ा है। मरना तो तुझे भी है, मुझे भी, आज नहीं तो कल। जी जीते जी तो मरना। नमस्कार, एक बार दोबारा से स्वागत है आपका द मनप्रीत शो में। आज कुछ ऐसे पहलू जो हम कहें कि पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली एनसीआर के साथ जुड़े हुए हैं, वो है जो कार बैन के ऊपर बात चल रही है। जी हाँ, कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी जो है अब नहीं चलेगी। इसके ऊपर बहुत वाद विवाद हुए, बहुत बातचीत हुई, बट इसके रिलेटेड पूरी जानकारी जो है आज हम लेने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने सीएम रेखा गुप्ता, नितिन गडकरी और गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार का नाम जिसमें शामिल है, उनके ऊपर जो है बकायदा आरोपी के रूप में उनके ऊपर केस दर्ज करवा दिया है। और साथ ही साथ एक बुक भी पब्लिश की गई है उनके द्वारा, जहां पर बड़े हम कहे कि संक्षिप्त में आपको जानकारी मिलेगी कि 10 से 15 साल पुराने जो व्हीकल है वो बंद करने के पीछे क्या स्कैम चल रहा है। जी हाँ, स्कैम, इसके पीछे भी बहुत बड़ा स्कैम है। तो हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मुकेश कुलथिया जी, जिनसे हम जानेंगे, जिनका 7 साल का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस करते हुए 7 साल हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर जो है मुकदमा तो डाल दिया, पीछे का क्या कारण है ये जानने का प्रयास करेंगे। और आप सभी इससे बहुत ज्यादा मुखातिब होंगे कि घर में गाड़ी मौजूद है, हम चाहते हैं कि वो तकरीबन 15 साल चले। अगर 10 साल है तो 15 साल चले, 15 साल है तो 20 साल चले, क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती कई बार। बट उन्हीं आम व्यक्तियों की जेब के ऊपर किस तरीके से डाका डाला जा रहा है, हर फैक्ट्स के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मुकेश कुलथिया जी से। स्वागत है सर, बहुत बहुत आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहली बात यही आती है कि आपने ये टॉपिक या कहें कि ये मुद्दा चुना क्यों? ये मुद्दा नहीं है जी, ये हकीकत है। जी हर इंसान से जुड़ा हुआ है, अमीर गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है और फैक्ट है। मैं भी इसमें विक्टिम हूं। आप भी हैं? हर आदमी विक्टिम। आज किसी भी आदमी के पास में आप जाएं तो या तो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, नहीं पुरानी जैसी भी है, जी जी, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए आपको कोई ना कोई व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन तो अपना खुद का चाहिए होता है जी। लगभग हर घर में आज जरूरी है। तो जिस के पास ये व्हीकल्स हैं वो सारे अफेक्टेड हैं, सारे विक्टिम हैं, सारे विक्टिमाइज्ड हैं। कईयों का नंबर आ गया, कईयों का आएगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। जो लड़ेगा वही मरेगा, ऐसा नहीं है जो नहीं लड़ेगा वो भी मरेगा। बट ये है कि जैसे ही आपने कोई भी केस करे, आप एडवोकेट है तो कोई भी केस करे या कोई भी आप दरखास्त लगाते थे, उसके लिए पीछे फैक्ट्स फिगर चेक करने बहुत जरूरी है, वरना कोर्ट जो है वो ठंडे बस्ते में या हम कहें कि सीधा आपके एप्लीकेशन को खारिज कर देगी। मेरे सारे मुद्दे लॉ पे बेस्ड है, लॉ पे फाउंडेशन उनकी है जी, इसीलिए कोर्ट में चल रहे हैं। बट पहले जो है आई थिंक वो बैकआउट भी हुआ था कुछ, गुरुग्राम कोर्ट में आपने कुछ डाला था ऐसा? हर कोर्ट और हर जज की ऑब्जर्वेशन एक हो ऐसा जरूरी नहीं होता जी। अलग अलग जजेस की ऑब्जर्वेशन अलग अलग होती हैं, अलग अलग वकीलों की ऑब्जर्वेशन भी अलग अलग होती है जी। तो सीजीएम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सीजीएम साहब ने मेरी कंप्लेंट को गलत नहीं ठहराया। जी जी। उन्होंने ये कहा कि पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनके खिलाफ आपने मुकदमा या शिकायत डाला, क्रिमिनल कंप्लेंट डाली है, जी जी, तो कानून का बीएनएस का सेक्शन 218 कहता है, जो पहले 197 हुआ करता था सीआरपीसी, कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर पब्लिक सर्वेंट ने कोई काम अपनी ड्यूटी के दौरान किया है जी, और उस वक्त कोई ऑफेंस हो गया है, जी जी, कोई शिकायत उसकी है जी, तो उसके खिलाफ आप तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक आपको प्रायर सैंक्शन ना मिल जाए। प्रायर सैंक्शन मतलब पूर्वानुमति, उनके ऊपर
जिन्होंने उनको डिप्यूट कर रखा है। जी जी जैसे जनरली स्टेट के सैंक्शन गवर्नर ऑफिस से मिलती है, सेंट्रल जो है उन लोगों की डीओटीपी डिपार्टमेंट सेंट्रल से मिलती है। तो उन लोगों का यही ऑब्जर्वेशन था कि आप इन्हों की प्रायर सैंक्शन लेके आए, उस बेस पे कंप्लेंट डिसमिस की थी। और मेरा ये दलील थी कि चोरी चकोरी के मामले में सैंक्शन नहीं चाहिए होती। जी जी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ योर पब्लिक ड्यूटी अगर कोई गलती आप करते हैं तब सैंक्शन चाहिए। आप पब्लिक पोस्ट पर रह के इलीगल काम करते हैं उसके लिए सैंक्शन नहीं चाहिए, वायोलेशन ऑफ लॉ के लिए नहीं चाहिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए नहीं चाहिए, चोरी डकैती के लिए नहीं चाहिए जी, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के लिए नहीं चाहिए, जो सारे एलिगेशंस मेरे उसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स के साथ थे जी तो यानी हाँ उन्होंने डिसमिस की तो मैं रिवीजन में चला गया। जो कानून में एक प्रोसेस है जी कि एक आपने एप्लीकेशन डाली और नीचे वाले कोर्ट का सपोज ओपिनियन अलग था, आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, एग्री नहीं करते तो अब हायर कोर्ट में जाते हैं जी, वही मैं रिवीजन कोर्ट में चला गया। अगर पिटीशन गलत होती, एलिगेशन गलत होते तो कोर्ट मेरे खिलाफ भी एक्शन ले सकते थे जी वो कि आपने झूठा इल्जाम लगाया है इनके ऊपर इसलिए आपको अंदर जाइए। वैसा तो नहीं हुआ ना। कोर्ट ने कहा कि प्रायर सैंक्शन लेके आइए। उन्होंने लिखा है जी कि कंप्लेनेंट इज फ्री टू टेक फर्दर एक्शन एज पर लॉ एंड ऑब्टेन द प्रायर सैंक्शन। ओके, तो मेरी शिकायत या मेरे एलिगेशंस गलत हैं ऐसा तो कोर्ट ने नहीं कहा। सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि 10 से 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं, 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल की बात हो रही है। आपने स्कैम का नाम दिया, स्कैम किस तरीके से लगा आपको? क्या कोर्ट केस डाला गया? स्कैम मुझे लगा नहीं, स्कैम है ये मैंने प्रूफ किया है जी, और मैं अभी फिर प्रूफ करता हूं। जी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी, डीजल वाहन डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, इन्हें एनजीटी ने 2015 में बैन कर दिया था। जी, एनजीटी ने 2015 में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन कर दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के इन आदेशों को जी स्वीकार करते हुए अलाउ कर दिया। अच्छा, इस कारण से दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाहन नहीं चलने दिए जाएंगे। जी, एनजीटी वाला मैटर था वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जी जी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर इन्होंने बताया जो अपने नोटिफिकेशंस में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी, ऐसा सर्कुलर ऑर्डर आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, नहीं तो आप मुझसे ले सकते। जी जी जी, ये सर्कुलर ऑर्डर मतलब डिपार्टमेंट ने निकाला, किसी सरकार ने नहीं निकाला। जी जी, शुरुआत करी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दिल्ली ऑफिस ने, फिर उसको फॉलो किया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा ऑफिस ने। जी, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मैटर है तो सबसे पहले इन दोनों ने ही न्यूज़पेपर्स में और अदर देन न्यूज़पेपर्स बाकी डिपार्टमेंट्स में अपना ये सर्कुलर इशू किया। जी, सर्कुलर है, कोई लॉ नहीं है, जी, डिपार्टमेंटल सर्कुलर है। ये झूठ है। न तो एनजीटी ने 2015 में गाड़ियों पे ब्लैंकेट बैन लगाया, न सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, न वो लगा सकते हैं। तो ये सारी अफवाह थी? ये अफवाह थी, अफवाह नहीं थी जी, अफवाह तो होती है जाने अनजाने में उड़ गई। जी, ये जानबूझकर फैलाया गया एक झूठ था। इन्होंने मीडिया को चीट किया। सपोज आप एक मीडिया पर्सन हैं, जी जी, इन्होंने एक ऑफिस का सर्कुलर निकाला, जी, उस पे हेडिंग है, लेटर हेड जो भी है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ दिल्ली। अच्छा, सूचित किया जाता है कि 2015 में एनजीटी ने वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले मैटर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाहनों को बंद कर दिया। और 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में एनजीटी का लगाए हुए इस बैन को मान्यता प्रदान की। इस कारण से दिल्ली एनसीआर में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलने दिए जाएंगे। जनता एनओसी लेके इन वाहनों को दिल्ली एनसीआर से बाहर ले जा सकती है। सिग्नेचर में कृत्य ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आपके पास ये लेटर आ गया जी। अब एज ए मीडिया पर्सन, टीवी मीडिया या प्रेस मीडिया, आप तो उसको सही मानोगे
जी, डिपार्टमेंट की तरफ से क्योंकि आया है। एक ऑथेंटिक जी, जी। डिपार्टमेंट की तरफ से उनका ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल जी। सर्कुलर है, आपने उसको सही मान के अपना मीडिया में पब्लिश कर दिया। जी, अब आप एनजीटी के ऑर्डर तो पढ़ने जाओगे नहीं, सुप्रीम के ऑर्डर पढ़ने जाओगे नहीं, आप तो उस पर यकीन करोगे। जनता आपने जो मीडिया में दिया उस पर यकीन करेगी, जनता इस पर यकीन करके बैठ गई। यही तो झूठ था। बट नेताओं ने भी तो ये बातें काफी बोली जो है, ये भी सारी झूठ थी। यही जो सेंटेंस ये है, हम्म, ये सेंटेंस सबने कहा, जी जी। यही सेंटेंस तो झूठ था। और ये एक ने नहीं कहा, अच्छा। ये सबने कहा। लगातार स्टेटमेंट्स जो थी वो 2019 में इसी सर्कुलर सेंटेंस के ऊपर मैं गुड़गांव सिविल कोर्ट में गया था। गुड़गांव सिविल कोर्ट में मैंने सिविल सूट डाला था कि लॉ में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है और एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कोई ऑर्डर नहीं दिए, ये ऑर्डर मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसके पहले मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स को नोटिस भेजे थे, फिर कोर्ट के थ्रू भी नोटिस गए, जो मेरी टोटल पिटीशन है उसकी कॉपीज भी गई, उनकी तरफ से एडवोकेट्स भी है, उनकी बात झूठ निकली। तो पिटीशन में आपने ये चीजें डाली कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। नहीं, जो एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ऑर्डर्स हैं, जी जी, मैंने वो भी पिटीशन में लगाए। वो क्या है? वो असल में ये है कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये मैटर पुरानी गाड़ियों को बैन से था ही नहीं। अच्छा। ये तो वो था कि 1998 के बाद जो नई गाड़ियां रजिस्टर्ड होंगी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, प्राइवेट, कमर्शियल जो भी हैं, जी, वो यूरो नॉर्म्स के अंदर में होंगी। यूरो नॉर्म्स का मतलब होता है, एक टेक्निकल ये वर्ड है जी, जिससे पॉल्यूशन, व्हीकल पॉल्यूशन कम होता है। कम होगा। उसके पहले व्हीकल पॉल्यूशन ज्यादा होता था, बहुत बड़ा मुद्दा था। जी दिल्ली में ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन जो बसेस चलती थी, ऑटो रिक्शा जी जी, पुराने वाले चलते थे, और एक वो हार्ले डेविडसन का 6 सीटर मोटरसाइकिल चांदनी चौक टू कनॉट प्लेस वगैरह चला करता था, मैं भी उसमें बैठा था, बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा। उस वक्त आई थिंक 10 रुपए या 5 रुपए की टिकट हुआ, उसकी चार्ज हुआ करते थे। तो उन सबको बंद किया था। उनको भी बंद करने के पहले एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली गवर्नमेंट से ली, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी दिल्ली गवर्नमेंट से कि कितने ऐसे व्हीकल्स हैं। अच्छा। तो वो 100, 200, 500, 1000 लिमिटेड एक लिस्ट पहुंची कि जी इतने व्हीकल्स हैं ये वाले। तब सुप्रीम कोर्ट ने भूरेलाल कमेटी का गठन किया। भूरेलाल कमेटी, एक कमेटी बैठाई कि आप इस चीज को स्टडी करके आप इसके ऊपर हमें एक राय दीजिए। भूरेलाल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फाइनल ये हुआ कि 2 अक्टूबर 1998 तक उस लिस्ट वाले जितने व्हीकल्स की लाइफ 20 साल हो चुकी है। अच्छा, उस वाले के अकॉर्डिंग 2 अक्टूबर 1998 तक उन लिस्टेड व्हीकल्स की जिनकी लाइफ 20 इयर्स हो चुकी है, मतलब जो 1978 में रजिस्टर्ड और मैन्युफैक्चर हुए थे, उनको बैन किया गया था। और उसमें भी उनको पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप सीएनजी वगैरह में कन्वर्ट हो, नॉन पॉल्यूटिंग कोई भी तरीका है उसमें कन्वर्ट हो जाए। कुछ ड्यूरेशन दी गई थी, कुछ ऐसे ड्यूरेशन दी गई थी। अच्छा। अब जो कन्वर्ट होने के लायक ही नहीं बचे थे, तो वो फिर ड्यू प्रोसेस के बाद उनको बंद किया गया। ड्यू प्रोसेस के बाद, ये नहीं कि रात में बंद कर दिया जी। उसके बाद ये 1999 से आपको पता होगा कि हमारा यूरो नॉर्म्स व्हीकल आने शुरू हो गए थे। डेवो की कार सबसे पहले आई थी, फिर सेंट्रो आई, फोर्ड आई, बाकी गाड़ियां आई। यूरो नॉर्म्स व्हीकल पे आपको अगर ध्यान होगा तो पहले एक स्टिकर लग के आती थी, नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। और एक्चुअली यूरो नॉर्म्स के व्हीकल नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स होते हैं, पॉल्यूशन करते ही नहीं है। और अगर किसी व्हीकल में टेक्निकल कमी के चलते पॉल्यूशन होता है जी, तो वो रिपेयर होती है। मोटर व्हीकल रूल्स 115 में उसका प्रोविजन है, या उस पर चालान होता है, रिपेयरिंग होती है, उसकी जो फॉल्ट है वो दूर किया जाता है। और जो प्राइवेट व्हीकल्स है, हर 6 महीने 3 महीने बाद उसका पॉल्यूशन आप करवा रहे हो। पॉल्यूशन अगर है तो वो आ जाएगा। एनीहाउ 2013 तक सब कुछ वही चला जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे।
जो वो लॉ बना, मोटर व्हीकल रूल्स 115 टाइम टू टाइम अमेंड हुआ और यूरो नॉर्म्स के व्हीकल्स उसमें अलाउ किए गए। वो अंडर यूरो नॉर्म्स मैन्युफैक्चर हुए और सेल हुए। जैसे 4 साल 5 साल तक यूरो 1 चला, उसके बाद यूरो 2 इंट्रोड्यूस किया, फिर यूरो 3 इंट्रोड्यूस किया। तो जो नया नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, जब भी इन्होंने किया, जो रूल में है जी, जैसे सपोज अभी यूरो 6 है, तो उसमें है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद या 1 अप्रैल 2020 से जो व्हीकल रजिस्टर्ड होंगे, मैन्युफैक्चर्ड होंगे, वो यूरो नॉर्म्स होने चाहिए, अदरवाइज नहीं होंगे। अच्छा। और ये उन्होंने कम से कम 5 साल पहले कह दिया था। अच्छा। मैन्युफैक्चरर्स को सबको पहले से इंटीमेशन दे देते हैं कि 5 साल बाद से यूरो 4 नहीं रहेगा, अब जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करोगे यूरो 6 में करो। तो वो यूरो 6 में बनने शुरू हो गए। ऐसे डेट होती थी कि इस तारीख के बाद वाले व्हीकल यूरो 6 होंगे, यूरो 4 होंगे। अब ये यूरो 6 अगर 2020 से शुरू हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि यूरो 4 बंद हो गए। जो पहले रजिस्टर्ड है वो बंद नहीं होंगे, जो 20 से पहले के वो बंद नहीं हुए, वो एज इट इज चलेंगे। लेकिन यूरो नए जो व्हीकल रजिस्टर्ड होंगे वो यूरो 6 वाले होंगे। यूरो मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बने हैं, जो उसके लिए अलग, जो पैदा हो गया वो जिंदा रहेगा। अच्छा। जीते जी को डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। बट यहाँ तो वही खेल चल रहा है। अब ये इसीलिए मैं कोर्ट में गया। अगर आपने सपोज एक बिल्डिंग बनाई, ग्राउंड फ्लोर बनाया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो कानून ये थोड़ी कहता भैया कि जब तुम फर्स्ट फ्लोर बनाया तो ग्राउंड फ्लोर हटा दो, सेकंड फ्लोर बनाया तो फर्स्ट फ्लोर को हटा दो। यूरो 6 इंट्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब यूरो 4 को हटा दो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो उसके लिए क्या प्रावधान बोला गया है? प्रावधान है वो रजिस्टर्ड हुए हैं, चलेंगे अपने ड्यूरेशन में ही चलेंगे। हाँ, ड्यूरेशन है। और ड्यूरेशन प्राइवेट व्हीकल जो भी हमारे हैं, पेट्रोल हो या डीजल जी, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट उनकी लाइफ है 15 साल, चाहे डीजल हो या पेट्रोल, दोनों की। अच्छा। 15 साल है, 15 साल के बाद रिन्यूअल है दोनों के लिए। 5-5 साल, चाहे से 50 साल तक रिन्यू करवाइए। 15 साल एक्सपायर होने के 2 महीने पहले आप रिन्यूअल अप्लाई कर सकते हैं जी। और एक्सपायर होने के चाहे से जितने मर्जी बाद किसी कारण से नहीं कर पाए तो बाद में भी कर सकते हैं। ये भारत का कानून कैसे है? सेक्शन 41 मोटर व्हीकल एक्ट जो अमेंड हुआ 2019 में। अच्छा। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट 46 सेक्शन 46 कहता है कि आपका व्हीकल थ्रू आउट कंट्री वैलिड है। आई कार आपने जो ली है व्हीकल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, आप ऑल ओवर इंडिया इसको यूज करिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है दैट इज वैलिड थ्रू आउट इंडिया, आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद रूल 52 कहता है कि आपकी व्हीकल के रिन्यूअल 5 साल के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करेगा। मैंडेटरी है, अगर वो चाह रहे हैं। शैल वर्ड यूज, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शैल रिन्यू द व्हीकल। और नेचुरल बात है, शैल करेगा, डिस्क्रिप्शन थोड़ी है, मन मर्जी है क्या कि करेगा कि नहीं करेगा। लॉ है, करेगा, सिंपल सी बात। रूल 81 में अमेंडमेंट हुआ कि भी जैसे पहले 1000 रुपए की फीस थी, 5000 कर दी 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में सपोज 200 की थी, 1000 कर दी। अच्छा। इतने रुपए पे कीजिए और रिन्यू करवाइए। शॉर्टकट की बात यह हुई कि इस भारत के कानून के मुताबिक जो कि 2019 में अमेंड हुआ, आपकी व्हीकल की लाइफ 15 साल है। 5000 रुपए और 1000 रुपए फीस देकर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आप उसको 5 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हैं और वो थ्रू आउट कंट्री वैलिड है। दिल्ली एनसीआर भी भारत में ही। रूल 52A में 2023 में ये भी क्लियर कर दिया गया कि गवर्नमेंट ओन व्हीकल्स रिन्यू नहीं होंगे। जो गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट ओन, जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम पे है जी, वो रिन्यू नहीं होंगे। तो कानून में कंफ्यूजन कुछ है। इस कंफ्यूजन को और थोड़ा सिंपलेस्ट वे में अगर हम बात करें कि आज की डेट में जो हमारे दर्शक है वो भी हम कहते हैं कि काफी सारों को ज्ञान नहीं है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बता पाए कि आज की डेट का क्या सिनेरियो है। आज की डेट का सिनेरियो जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो आज भी है और आज के 10 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, सिर्फ फीस में तब्दीली हुई है। व्हीकल की लाइफ आपकी 15 साल है, उसके बाद 5-5 साल के लिए रिन्यूएबल है।
चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, ये कह रहे हैं कि 10 साल बाद डीजल नहीं चलने देंगे। जी जी। ये आज भी जो कार की आरसी इशू कर रहे हैं 10 साल की कर रहे हैं, निकाल के देखिए अपने पॉकेट में से निकाल के। तो जब लाइफ 15 साल की कानून में लिखी है, सर्टिफिकेट आप 15 साल का दे रहे हो, उसके बाद वो रिन्यूएबल है, तो डीजल को बोले 10 साल बाद नहीं चलने देंगे, पेट्रोल कह रहे 15 साल बाद रिन्यू नहीं करेंगे। ये कानून के विरुद्ध है। जब ये कानून के विरुद्ध है और जो ये ऑफिसर्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इनकी ड्यूटी है लॉ को फॉलो करते हुए एज पर मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स ऑफ व्हीकल्स के काम करोगे, वो नहीं कर रहे तो वो एब्यूज ऑफ पावर आया ना। जी जी। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी आया, वायोलेशन ऑफ लॉ हुआ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ जी। चीटिंग हुई कि नहीं हुई, साफ तौर पर केस बना कि नहीं, ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो मुझे कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जाने के पहले इनको समझाया, किनको? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को, एसडीएम को, डीसी को, कमिश्नर को, मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरीज को, मिनिस्टर्स को, सबको मैंने प्रेजेंटेशन भेजी मेरी तरफ से। जो मेरा मीन्स है, या तो मेल से भेजूंगा या स्पीड पोस्ट से भेजूंगा। जी जी। मैंने पूरी कोशिश की। जब सिविल सूट्स कोर्ट में डाले तो दोनों के एडवोकेट्स अपीयर भी हुए, उनके ऑफिस के ऑफिसर्स भी आए, वो कोर्ट के रिकॉर्ड में है। उनको मेरी सिविल सूट्स की सारी कॉपीज भी दी गई। जी जी। आपस में आर्गुमेंट्स भी हुए, तब भी ये चीजें बताई गई, लेकिन उन्होंने मानने से मना कर दिया। आपने फैक्ट्स फिगर दिए तब भी मानने से मना कर दिया? हाँ, और कोर्ट का रिकॉर्ड है। रीजन तो वो बताएंगे। एक रीजन आपको क्या लगा हो जो आपके एनालिसिस? हाँ जी। ये हिंदुस्तान का इतना बड़ा स्कैम है। स्कैम ये है कि जितने मौजूदा गाड़ियां वाहन हैं जी, उन सबको किसी न किसी बहाने से, किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से खत्म करो और नए व्हीकल्स को लाओ, जिससे कि नई व्हीकल इंडस्ट्री जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, उन्हें बेनिफिट पहुंचाया जाए। जो उनके डीलरशिप्स हैं उन्हें बेनिफिट पहुंचाया जाए। 90% डीलरशिप्स मिनिस्टर्स के हैं। यू हैव डाटा कि आप स्टेटमेंट दे रहे हो तो यू नो कि आप डाटा ले लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए। अगर मेरी स्टेटमेंट गलत है, मेरे ऊपर एक्शन ले लीजिए। गलत तो नहीं कह रहा। उसके बाद बेनिफिट पहुंचाया स्क्रैपिंग एजेंसीज जो इन्होंने बनाई, व्हीकल की आपकी गाड़ी स्क्रैपिंग एजेंसी को दी जाएगी। ये एक्चुअली स्क्रैपिंग एजेंसीज नहीं है, ये गुंडों की एजेंसी जो इन्होंने भाई भतीजों ने खोल रखी है। एक ऑर्डिनरी आदमी स्क्रैपिंग एजेंसी नहीं खोल सकता। क्यों? भी उसे बहुत बड़ी लैंड चाहिए, जगह चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जो मैं बताऊंगा कंडीशंस उन्होंने स्क्रैपिंग रूल्स में जो प्रिस्क्राइब की है। एक ऑर्डिनरी आदमी तो ये नहीं कर सकता, आप भी समझ सकते हैं। उसके बाद फायदा पहुंचाना था उनके एंसिलरी इंडस्ट्रीज को, बैटरी बनाने वाली है, कुछ और है, वगैरह वगैरह। इन सब से आगे बढ़ के मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी, जो फैक्ट है जी, ये साजिश थी, है अभी भी है, कंटिन्यूस है, कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया जाए, वो कमाने खाने के काबिल ना रहे, उनके कमाने खाने के, रोजी रोटी कमाने खाने का जो जरिया है वो छीन लिया जाए, जिससे कि वो इतने कमजोर हो जाएं कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझ लें। आप मुझे एक बात बताइए, एक ऑर्डिनरी आदमी, मिडिल क्लास तक का आदमी, तो विशेषकर जो 10 साल या 15 साल पुरानी कार इस्तेमाल कर रहा है जी, क्या वो 20 लाख की नई गाड़ी खरीद सकता है? एक मिडिल मैन नहीं खरीद सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें सोचनी है। आप अपने, सपोज एक फैमिली है जी, उनमें 2 बच्चों के अगर आप काउंट करो बाई चांस जी जी, एवरेज में भी 2 बच्चे हैं, स्कूल जाना है, स्कूल के बाद कॉलेज जाना है, स्कूल तक पिताजी या मां छोड़ के आएंगे स्कूटी पे, 1.5 लाख की स्कूटी आप अफोर्ड कर लोगे? एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। और अगर आपकी एक स्कूटी जो वैलिडली रजिस्टर्ड है, एज पर लॉ चलने के लिए परमिटेड है, अलाउड है, उसको आपसे जबरदस्ती छीन लिया जाए और आपको फोर्स किया जाए कि तुम नई स्कूटी खरीदो, 1.5 लाख की आप खरीद लोगे?
और आप खरीद सको या ना खरीद सको वो सेकेंडरी मैटर है। आपकी प्रॉपर्टी छीनने का इनको क्या अधिकार है? आपका व्हीकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 300A में एक आपकी प्रॉपर्टी है, विदाउट वैलिड लॉ वो प्रॉपर्टी आपसे नहीं छीनी जा सकती। ओके। और जब देश का कानून कह रहा है तो ये कानून की तो बात ही नहीं कर रहे। गुड़गांव एसडीएम परमजीत चहल जी को आप बुला लीजिए अपने पॉडकास्ट में, मेरी एप्लीकेशन उनके पास पेंडिंग है। अब गुड़गांव डीसी साहब को बुला लीजिए अपने पॉडकास्ट में, मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है, दोनों के पास पेंडिंग है। अच्छा। जवाब नहीं देते। वो आईएएस ऑफिसर हैं एसडीएम अब डीसी साहब, जी जी। परमजीत चहल जी एचसीएस ऑफिसर हैं। बोले 15 साल नहीं कहा रिन्यू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? डॉक्यूमेंट सबमिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस सबमिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेल डाली है मेरे रिप्लाई पे कि ये व्हीकल रिन्यू होना चाहिए जी। बोले नहीं करेंगे। जवाब लिख के दे दो, नहीं देंगे। आपने भी तो कुछ ऐसी अपील की थी आम जनता से कि जिसका रिन्यूअल नहीं हो रहा तो आप आए अप्लाई करें। अप्लाई करने में जो भी मदद है मैं करूंगा। कम से कम इन ऑफिसर्स को पता तो चले कि यहाँ जनता जाग रही है। कितनों को मना करेंगे? करके दिखाओ ना। सबके अलग अलग केस डालूंगा। तो आए लोग आपके पास? मेरे पास लोग 2 या 3 आए, उन दोनों तीनों के नाम से अलग अलग केस इनके खिलाफ डल चुके हैं। अच्छा, उन दोनों के जरिए उन दोनों के लिए मना किया। अच्छा। हर आदमी केस डाल सकता है। मेरी तो कोशिश है 1000 आदमी 10,000 आदमी है, सबके 10,000 केस डलवाऊं। ये आर और पार की लड़ाई है। ये देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये गलत है। स्कैम है बिल्कुल साफ। न तो एनजीटी ने बंद की, न सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, ब्लैंकेट बैन ऐसा कुछ नहीं लगाया। ये झूठ बोल के लगा रहे हैं। ये पब्लिक को ही, मीडिया को भी चीट कर रहे हैं। ये मीडिया को अपना डिपार्टमेंट का सर्कुलर भेज देते हैं झूठा, मीडिया उसको सच मान लेती है। ऑब्वियसली भी डिपार्टमेंट का सर्कुलर है, जी जी, मीडिया उसे पब्लिक में पहुंचा देती है। मतलब इन्होंने अपने पाप का भागीदार मीडिया को बना दिया। इन्होंने आपको मिसयूज किया है, मुझे चीट किया है, आपको भी चीट किया है, अभी भी कर रहे हैं और अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 10 साल तक केजरीवाल की सरकार थी, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी थे। सुप्रीम कोर्ट की जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एक मैटर में जजमेंट है कि मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट को बीच बीच में पीरियडिकल चेकअप करने चाहिए, कहीं पर डिपार्टमेंट में कुछ गलती तो नहीं हो रही। जी जी। और कोई अगर ऑफिसर गलत कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन कंसर्न स्टेट को दे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, और नहीं तो वो खुद भी एक्शन ले सकते हैं। और यहां पर जब मैं चल के सारी डिटेल दे रहा हूं तो एक्शन नहीं ले रहे। और एक चीज बताइए, कोई एक ऑफिसर एक गलती करे, 2 ऑफिसर गलती करे तो बात समझ में आती है। 2015 से दिल्ली से लेकर गुड़गांव, हरियाणा, फरीदाबाद, पूरा दिल्ली एनसीआर, बल्कि इसके बाहर भी आप चले जाओ, जितने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, सब सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। 2015 में एनजीटी ने बंद कर दी, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी। बस किसी के पास भी आप चले जाइए, ये सारे ऑफिसर्स एससीएस, आईएएस, आईपीएस हैं, केवल को लिखना पढ़ना नहीं आता। बट यहाँ पर अगर हम देखें, मैं नाम जो है वो थोड़े से बताना भी चाहूंगी। रेखा गुप्ता सीएम दिल्ली, मनजिंदर सिंह सिरसा, ठीक है, निहारिका राय सेक्रेटरी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट एनसीटी दिल्ली, वीरेंद्र शर्मा, अजय चौधरी, दिनेश गुप्ता, संजय अरोड़ा, कैलाश गहलोत, नितिन जे गडकरी, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया गोविंद मोहन। इतने बड़े बड़े नाम आपने क्यों चुने? अगर हम किसी स्कैम के बारे में बात भी करते हैं तो वो पूरे पहले हम स्टेट के ऊपर जाते हैं या वहीं की अथॉरिटी के ऊपर बात करते हैं। आपने इतने बड़ों लोगों का सबसे पहले नाम क्यों उठाया? इसके ऊपर भी 2 बात, क्यों उठाया या फिर जानबूझ के उठाया? क्या प्रसिद्धि चाहिए थी? कि जो मैंने नाम गिनवाए तो केजरीवाल का नाम भी तो उसमें होना चाहिए था, आपने रेखा गुप्ता को क्यों लिया उसमें? मैंने अभी बताया कि 10 साल से ये चल रहा है, जो मैंने मेरी किताब में भी लिखा है। जी। देखिए, केजरीवाल की एक खासियत थी जी, मैं नाम तो उसका ले देता, आज भी ले सकता हूँ,
उन्होंने कभी भी अपने मुंह से ये स्टेटमेंट नहीं दी। अगर आपने केजरीवाल के मुंह से स्टेटमेंट सुनी हो तो मुझे दिखा। एक बात उन्होंने कभी भी अपने किसी डिपार्टमेंट के ऑर्डर पे साइन नहीं किए। अच्छा, और जो आज आप रेखा गुप्ता या नितिन गडकरी का नाम ले रहे हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में मैं आपको बता दूं, जो न्यूज 2023 के अक्टूबर में टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला जी जी जैसे टॉप लीडिंग अखबार में आई थी और कई प्राइवेट न्यूज मीडियाज में आई थी, तब मैंने क्रिमिनल केस डाला था शुरुआती, जस्ट मिनट उसका मैं बताता हूं, गुड़गांव कोर्ट में भी पेंडिंग है। उसमें पहले आरोपी थे नवदीप सिंह विर्क जी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हरियाणा आईबीएस। सेकंड थे, उनका नाम नहीं पता, तारीख लिख दी थी किस तारीख को थे। फिर कमिश्नर ट्रांसपोर्ट हरियाणा थर्ड नंबर पे थे। इसके बाद उसमें कमिश्नर अरमानी गिरधर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अलका उपाध्याय, अनुराग जैन सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के। इसके साथ में दिल्ली के आशीष कुंद्रा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, और 3-4 ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज और भी थे। साथ में प्राइवेट स्क्रैपिंग एजेंसीज हैं 3-4, भारत एजेंसीज, निर्वाणा, उन सबका। और एमसीडी कमिश्नर, मेरे को नाम पूरा याद नहीं आ रहा, शायद ज्ञानेश भारती ऐसा कुछ था, वो भी उसमें है। मैंने इनके ऊपर केस डाला था, क्रिमिनल कंप्लेंट डाली थी इन्हीं आरोपों में। अच्छा, क्योंकि इनो के और इनो के अंडर काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने के सर्कुलर्स इशू हुए हुए थे, उन्होंने सर्कुलर पास किए थे, साइन किए हुए थे। वही सर्कुलर जिसके ऊपर लिखा हुआ था, हाँ, जो मीडिया में पब्लिश आउट हुआ। हाँ, ओके, तो जिस ऑफिसर ने सर्कुलर साइन किया, मैं तो उसी को, हाँ, बिना देखे आपने, बिना वेरीफाई करे आपने, तो नहीं लूंगा ना जी। मेरी शुरुआत वहां से हुई। तो ये मैसेज सबके पास पहुंचा। उन्होंने वकील या ऑफिसर्स कोर्ट में अपीयर भी हुए, विटनेस जी जी इसमें क्वालिटी एयर मैनेजमेंट वाले जो है वो भी है 2 आदमी जी, उन्होंने भी ये सर्कुलर ग्रैब का चालान निकालो, लिखा ग्रैब का चालान जी, जी। करना। अब आप एक चीज सोचिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट ग्रैब के दौरान में आपने चालान किए, जो कि सुने होंगे 20-20 हजार रुपए के किए हैं, दैट इज आई थिंक 193A मोटर व्हीकल रूल्स में ऐसा है। वो ओवरलोडिंग व्हीकल्स के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए, वो प्राइवेट व्हीकल के लिए है ही नहीं। यहाँ पर भी सब चेंज कर दिया। और चेंज कहां किया? चेंज कुछ लॉ चेंज नहीं हो सकता, कोई लॉ चेंज नहीं हुआ है। वो लॉ है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए, ओवरलोडिंग के लिए। जी जी, और ये चालान काट रहे हैं आपकी प्राइवेट गाड़ी का। दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी, फरीदाबाद में भी, गाजियाबाद में भी, सोनीपत में भी, पानीपत में भी। तो क्या दिल्ली एनसीआर के सारे पुलिस वालों ने कानून वो भूल गए थे क्या कि ये चालान किसका है? किसी एक को तो पता होता, फिर भी सबने धड़ल्ले से काटे। वो सारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चुप बैठे हुए क्यों? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने लिख के दिया है इतने रुपए का चालान काटिए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कौन होते लिख के देने वाला कि इतने रुपए का चालान काटिए? किस मजबूरी में लिख के दिया? लॉ में नहीं है, बट उन्होंने लिख के दिया हुआ है। आप बुला लीजिए गुड़गांव के डीसीपी ट्रैफिक को, आप पूछ लीजिए कि ग्रैब के अंडर जो 20,000 रुपए का चालान कटा है, क्या वो प्राइवेट व्हीकल पे कटता है? क्या एप्लीकेबल है? नहीं है। सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स वालों को परेशान करने के लिए कि दुखी होकर गाड़ी बेच दें। इसके ऊपर थोड़ा सा और जानकारी दीजिए, जो ग्रेप की आप बात कर रहे हैं, जो चालान लगातार कटते हैं लोगों के, थोड़ा सा और इसके ऊपर बताइए कि क्या है कि प्राइवेट के बिल्कुल नहीं कट सकते, क्योंकि अभी जो है वो कट रहे हैं, कटते हैं, मतलब जैसे ग्रेप चालान को लिखा नो एंट्री का चालान है, नो एंट्री प्राइवेट व्हीकल पे कहां से आ गई? और जो वो सेक्शन है 193 या ये समथिंग है, दैट इज फॉर ओवरलोडिंग व्हीकल्स, जो कमर्शियल व्हीकल ओवरलोडेड जाते हैं उनके लिए। प्राइवेट कार पे चालान ही नहीं है। और ये प्राइवेट कार पे इन्होंने काटे, आज भी काट रहे, कल भी काटेंगे। ये सुधरने वाले नहीं है।
कुछ ऐसा आप बता सके कि जिसका चालान कट रहा है वो इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर सके, या फिर कमेंट आप कर सकते हैं कि, या फिर कुलथिया जी के साथ कनेक्ट हो सकते, क्या लिखा हो कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि भाई इसने ये 20,000 रुपए का चालान प्राइवेट कार में नहीं, 20,000 का चालान अगर आपका कट रहा है तो वो प्राइवेट कार में नहीं है। नहीं है। 193 या 194 ये सेक्शन 1 है, उसके तहत उसमें वो लिखा हुआ है। अच्छा फिर वो उस पर कभी बहाना कर देते हैं नो एंट्री, अच्छा कभी बहाना कर देते हैं ग्रैब। ग्रैब मोटर व्हीकल रूल्स में कोई वर्ड ही नहीं, ग्रैब वर्ड ही नहीं है। ग्रैब कहां से वर्ड आ गया? फिर कहते हैं नो एंट्री। जिन जिन के चालान कटे हैं आप किसी से पूछिएगा, सबके सब नो एंट्री में चले गए थे क्या एक ही दिन में? पागल हो गए थे सब, सबका दिमाग खराब हो गया था एक साथ। चलिए हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आपने नितिन गडकरी का नाम इसमें डाला है, रेखा गुप्ता का नाम डाला है, नितिन गडकरी को स्पेसिफाई ही क्यों किया गया है आपके द्वारा? क्योंकि नितिन गडकरी की ऑफिस के आदमी ऑफिसर्स कोर्ट में अपीयर हो चुके हैं। अच्छा, उन के पास ये सारी डिटेल ऑलरेडी गई हुई है, थ्रू कोर्ट भी गई हुई है और मेरे थ्रू भी गई हुई है। इंडिविजुअली आपने भेजी है? ऑब्वियसली एक आदमी के नाते मैं मेल करूंगा, उनको बताऊंगा। जी। और जब वो कोर्ट में अपीयर हो चुके तो सारी चीज उनके पास आ गई जी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ये व्हीकल्स कैसे चलेंगे, ये ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल एक्ट में गवर्न होते हैं। कैसे व्हीकल होंगे, कैसे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो क्या होगा, मतलब गलत चलेंगे तो क्या चालान होगा। और ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है, रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट, वो इसकी गवर्निंग अथॉरिटी है। अच्छा। और नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट के, सरफेस रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। दैट मीन्स कि मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो लॉ है उसको इंप्लीमेंट करवाना, ओबे करवाना, फॉलो करवाना ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ड्यूटी है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की ड्यूटी है। और अगर वो लगातार 10 साल तक कानून का उल्लंघन हो रहा है, उनके सारे डिपार्टमेंट झूठ बोल रहे हैं, सारी मीडिया में वो झूठ फैला रहे हैं, सारी मीडिया को भी अपने पाप के कर्मों का भागीदार बना रहे हैं और ये सारे काम करके पब्लिक को लूट रहे हैं, तो उसका जिम्मेवार नितिन गडकरी नहीं होंगे तो कौन होंगे? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपके अकॉर्डिंग आपके फैक्ट्स फिगर आपके पास है? हाँ, बताया मैंने आपको जी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए न्यू व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए, नई व्हीकल इंडस्ट्रीज को फायदा, जितने व्हीकल आज रिप्लेस होंगे, हटेंगे, जी जी, तो नेचुरल बात है कि लोगों को भी रोजी रोटी करने नए व्हीकल तो लाने ही होंगे ना। जी जी, नए व्हीकल की सेल बढ़ेगी, फिर ये घुमा फिरा के जोड़ देंगे ईवी ईवी ईवी, तो मजबूरी में लोग ईवी लेके आएंगे, उनका बेनिफिट होगा। उनकी गाड़ियां डीलरशिप से सेल होंगी, डीलरशिप को बेनिफिट होगा। फिर ये जो प्राइवेट एजेंसी ने स्क्रैपिंग एजेंसीज बनाई हैं, जो असल में गुंडों की एजेंसीज हैं, उनको फायदा होगा। उसके बाद उनकी सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। पब्लिक बर्बाद हो जाएगी, पब्लिक लूटी जाएगी, ये लूट रहे हैं। और इस लूट की हद देखिए आप जी। वो पुलिस जो सड़क पे आपकी रक्षा के लिए आज तक खड़ी होती आई थी और आज भी आपकी रक्षा के लिए खड़ी है, जी जी, उस पुलिस को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो आपकी कार छीन के स्क्रैपिंग एजेंसीज को दे रही है। ओपन डे लाइट वो आपकी कार छीनती है, वहीं इसके स्क्रैपिंग एजेंसी को फोन कर रही है, स्क्रैपिंग एजेंसी वाले आ रहे हैं और आपकी कार उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। ये पूरा दिल्ली एनसीआर इसका गवाह है। और ये चीज दिल्ली के जो मैंने दो इसमें ऑफिसर्स के नाम है, 3 दिल्ली हैं ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर्स है। एक तो कमिश्नर पुलिस संजय अरोड़ा हैं, साथ में एक ज्वाइंट सीपी है, एक डीसीपी है। उन दोनों जो डीसीपी और ज्वाइंट सीपी है, उन्हों के वीडियो स्टेटमेंट न्यूज में है कि हम ये गाड़ियां नहीं चलने देंगे और स्क्रैपिंग एजेंसीज को देंगे। प्रावधान क्या कहता है कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं, या हमें करना होता है? ये डकैती है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर्टी छीन के दे देंगे, आप वो 20 बच्चे को छीन के दे देंगे। कौन से कानून में लिखा है उन्हीं से पूछ लीजिए। आप ट्रैफिक पुलिस से जाके पूछिए
कि भाई साहब जी। मेरे को वो ऑर्डर कॉपी दीजिए जिसमें 10 साल गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल को रोड पे हम नहीं चला सकते, दीजिए आप हमें। और आप हमारी कार उठा के प्राइवेट एजेंसी को दे सकते हो, ऐसा कौन सा कानून है, ये दे दो, आप लेके दिखा दो। तो हम कहें कि जो रक्षक है वो भक्षक बन रहा है अभी। ट्रैफिक पुलिस या पुलिस को तो इन्होंने मजबूर कर दिया ना। ट्रैफिक पुलिस मुझे रास्ते में कई मिलते हैं, परिचित भी हैं, अनजान भी मिलते हैं, जब वो कहते हैं कि जी हम तो मजबूर है, हम लोगों के साथ ही गलत कर रहे हैं, हमसे गलत काम करवा रहे हैं जी। ऊपर से ऑर्डर है। अब ये ऊपर वाला कौन है जिसके ये ऑर्डर है? कोई ऑर्डर तो है नहीं रिटर्न में, तो वर्बल ऑर्डर है। वर्बल ऑर्डर किसने दिया? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एक नहीं 2015 से लेकर विशेषकर 2019 से लेकर, चलो मैं मान जी जी जी। मेरे कोर्ट में पिटीशन डालने के बाद इन्हों को सर्कुलर आने ज्यादा शुरू हुए थे अपनी चीज को सही साबित करने के लिए। 2019 के बाद से लेके आज तक दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली और हरियाणा के जितने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स हैं, जी जी, क्या वो सारे अनपढ़ थे? जितने भी एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स हैं, क्या सारे अनपढ़ थे? जितने भी डीसी हैं, एसडीएम हैं, ट्रांसपोर्ट एमएलओज हैं, क्या सारे अनपढ़ हैं तो वही जो 2015 के पहले भी थे। जी जी। इन्हों को सब मालूम है लॉ क्या कहता है। इन सब को मजबूर कौन कर सकता है ये चोरी डकैती करने के लिए? देख, कानून ये कहता है अगर पब्लिक सर्वेंट अपना काम नहीं करता, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और अगर वो उसकी ड्यूटी है कि भाई आपको आपका ही काम करके देना है और वो नहीं करता, दैट इज एब्यूज ऑफ पावर। आपका काम वो करने से मना कर रहा है। लॉ के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, वो नहीं करता, दैट इज वायोलेशन ऑफ लॉ। जी। और चीटिंग किसे कहते हैं? मैं आपके पास आऊं, कुछ झूठ बोलूं, बहलाऊं, फुसलाऊं, कोई बहाना करके आपसे प्रॉपर्टी ले लूं आपकी, दैट इज चीटिंग। तो ये आते हैं जी, ये एनजीटी के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, आपकी कार आप नहीं चला सकते, इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आपकी कार हम ले रहे हैं। अब आपको तो मालूम नहीं हकीकत क्या है, दैट इज चीटिंग। दो पुलिस वाले आते हैं, जी जी, दो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले साथ में आते हैं, 3 वो स्क्रैपिंग एजेंसी के गुंडे आ जाते हैं और रास्ते में आपकी कार लेके चले जाते हैं। इसी को तो रॉबरी कहते हैं। रॉबरी किसे कहते हैं? सड़कों के ऊपर सरेआम चल रही है रॉबरी, ओपन डे लाइट सड़क पे चल रही है, और सोसाइटीज में कार पार्क हैं जी, वहां से उठा के ले गए। कल मेरे पास फोन आया कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया हुआ, स्कूटर खड़ा हुआ था, गेट तोड़ के लेके चले गए। गेट तोड़ के? हाँ जी। और आगे आइए जी, 2023 में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस ने गाइडलाइंस निकाली, स्क्रैपिंग गाइडलाइंस, और उसमें यह लिखा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने के ऑर्डर के अनुसार उन्होंने कहा है कि कोई गाइडलाइंस बनाइए, तो हमने ये गाइडलाइन बनाई है। अब पब्लिक समझे कि हाईकोर्ट ने कहा, वो गाइडलाइन क्या बनाई है? आपकी कार पहली बार लेंगे तो आप 10,000 रुपए देकर छुड़वा सकते, आपकी प्रॉपर्टी गैर कानूनी तरीके से हम छीन लेंगे, फिर आप हमारे पास आना, आप हमें 10,000 रुपए देना, हम आपको 10,000 की रसीद भी देंगे, फिर आप वो गाड़ी छुड़वाने के लिए वो रसीद लेकर स्क्रैपिंग एजेंसी के पास चले जाना। मतलब आपकी कार स्क्रैपिंग एजेंसी में सब तक जा चुकी है, स्क्रैपिंग एजेंसी के पास वो रसीद देके आप अपनी कार ले आना जी। स्क्रैपिंग एजेंसी कहां पर है? सारी यूपी में है। आप दिल्ली से यूपी जाइएगा, फिर स्क्रैपिंग एजेंसी वाले वहां से बोलेंगे जी 5,000 रुपए, तो तब तो पूरी गाड़ी देंगे, नहीं तो आधी देंगे। फिर आप उन्हें 5,000 रुपए 10,000 रुपए दे दीजिए। मतलब आपकी एक वैलिड कार इलीगल तरीके से इन्होंने छीन ली, उसको छुड़ाने के लिए आपके 15 से 35,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। हरासमेंट। क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है? क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे ऑर्डर दिए हैं? तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतना बड़ा झूठ लिख के दे दिया? 6 पेज की गाइडलाइंस निकालती। 6 पेज की? हाँ जी। उसमें इसी के ऊपर लिखा है सारा, और नाम दिया गया है हाई कोर्ट का। हाँ, ये कह रहे हैं कि स्क्रैप ऊपर से गाइडलाइंस। भाई जो लॉ में कार परमिटेड है चलने के लिए, तो लॉ के खिलाफ तुम गाइडलाइन कैसे निकाल सकते हो?
लॉ माना जाएगा कि नहीं, लॉ इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, सीधा सा सवाल है, इसका जवाब ले लो आप उनसे। लॉ का ये वायोलेशन है कि नहीं, आप बता दीजिए। हर आदमी तो लॉ का स्टूडेंट नहीं है। लॉ हमारे इंडिया में हर आदमी की लाइफ का पार्ट एंड पार्टिसिपल स्टडी का नहीं है ना। हर आदमी कानून को समझे जरूरी तो नहीं है। बादशाहपुर के अंकित चौकसी जी को मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाई जी, मतलब वो कहते हैं ना, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह जी। गुड़गांव वालों ने तो 15 साल पुरानी बंद कर दी, अंकित चौकसी जी ने 5 साल पुरानी बंद कर दी। कैसे? बादशाहपुर के अंकित चौकसी जी ने 5 साल पुरानी कार की ट्रांसफर बंद कर दी, जिस कारण से उनके ऊपर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऊपर 2 क्रिमिनल कंप्लेंट चल रहे हैं। एक में गवाही इस 9 तारीख को है और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस के वो ऑर्डर दिखाते हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एनजीटी की इस तारीख के ऑर्डर के अनुसार ये कार ट्रांसफर नहीं हो सकती, और सुप्रीम कोर्ट के उन ऑर्डर्स में ये मैटर ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फोर्स्ड इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और बाकायदा रिटर्न में डिपार्टमेंट सर्कुलर निकाल रहे हैं, डे बाय डे, एवरी डे। आज नहीं तो कल जी इनमें से कितने अंदर जाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन तख्ती तिहाड़ पे लग चुकी है, नाम लिखना बाकी है। बट यहाँ पर बहुत हैरानी वाली बात है कि फैक्ट्स हैं आपके पास और सर्कुलर ऑलरेडी है कि इनके सिग्नेचर किए हुए हैं, उसके बावजूद भी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आपके मार्फत से जी जितनी भी तमाम छोटे बड़े मीडिया हैं जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अपने एरिया के एसडीएम, डीसी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के पास रोज जाओ जी, एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता लेके इतना सा पूछ लो कि साहब आप ये चोरी चकोरी क्यों कर रहे हैं। बस कोई हर्ज, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। मैं कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, ओपन डे लाइट कह रहा हूं। आप एसडीएम साहब को बुला लीजिए, आप अपने स्टूडियो में डीसी साहब को बुला लीजिए। चलिए हम लोग अभी चलते हैं उनके पास। डीसी साहब का आपने नाम लिया, अजय कुमार, आपने पहले वाले का नाम नहीं डाला, निशांत कुमार का? निशांत कुमार यादव का नाम मैंने डाला था। अच्छा। कोर्ट में बकायदा एप्लीकेशन लगाई थी उनको एडिशनल एक्यूज्ड बनाने के लिए। अच्छा। क्योंकि उन लोगों को भी एप्लीकेशन दी थी मैंने। अच्छा। लेकिन निशांत कुमार जी ने, जब मैं अपीयर हुआ था उनके पास, उन्होंने इमीडिएटली एसडीएम साहब को फोन किया था। अच्छा। मुझे तुरंत उन्होंने कहा कि मैं कार में जाके फोन कर रहा हूँ, आप उनके पास पहुंचो जी। और मैं वो कार से बकायदा उन्होंने फोन किया, तब तक मैं एसडीएम साहब के रूम पे पहुंच चुका था। रूम का दरवाजा खोला, उन लोगों का फोन में बात हो रही थी। एसडीएम साहब उनसे झूठ बोल रहे थे कि जी एनजीटी के ऑर्डर है। मैंने इमीडिएटली वहां पे ऑब्जेक्ट किया एसडीएम साहब से। मैंने कहा एसडीएम साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? और 10 आदमी और भी खड़े हुए थे। एसडीएम साहब बोले कि आप ऐसा मत बोलिए। मैंने कहा मैं गलत क्या कहा। उसके बाद निशांत कुमार जी की इमीडिएटली ट्रांसफर भी हो गई थी। तब जिस ऑफिसर को पूरी चीज समझने का, जानने का टाइम ही नहीं मिला जी, तो मैंने वो एप्लीकेशन उन लोगों की विड्रॉ की थी। उसके बाद सेम एप्लीकेशन मैंने डीसी अजय साहब आ गए थे, इन्हों के ऑफिस में जमा की थी। रिसीविंग कॉपी है मेरे पास। आज लगभग 6 महीने हो गए, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई एक्शन नहीं। उसके बाद मैंने कंप्लेंट फॉरवर्ड की कमिश्नर साहब के पास, सिविल लाइंस में जो ऑफिस है, डिविजनल कमिश्नर साहब। उन्होंने 3 मेल भेजी हैं डीसी अजय कुमार जी के पास, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा। इन्होंने एक भी मेल पे, उन्होंने उस पर लिखा है, अंडरलाइन की हुई मेरी एप्लीकेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं कि एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उन्होंने उसमें बकायदा डायरेक्शन दिए थे कि आप कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म कीजिए कि आपने उनकी एप्लीकेशन पे आज तक क्या किया। इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना तो मेल का रिप्लाई दिया, ना कोई फिजिकल रिप्लाई दिया, ना मेरे से कॉन्टेक्ट किया। जो अभी मौजूदा डीसी है, इनके खिलाफ 2 क्रिमिनल कंप्लेंट चल रही हैं और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में अशोक खेमका और अजय, जो डीसी जी हैं, डीसी अजय कुमार जी हैं, इनके खिलाफ मेरी पुलिस कंप्लेंट पेंडिंग है। मेरी उसमें विटनेस हो चुकी है। डीसीपी ऑफिस से जब मैंने कंप्लेंट की सीपी ऑफिस में वाया मेल, तो डीसीपी ऑफिस से मेरे पास कम से कम डीसीपी वेस्ट ऑफिस से 10 बार फोन आ चुके कि क्या अपडेट है। मैंने कहा जी कोई अपडेट नहीं है। मतलब शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में उसमें इनिशियल कोई इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन या कोई कार्रवाई शुरू भी नहीं की गई। मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अगले हफ्ते वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में वो कंप्लेंट और फाइल कर दूंगा। तो उन सबको काउंट करेंगे तो अजय कुमार जी के खिलाफ ये 2री या 3री कंप्लेंट रहेगी। इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इन सारी चीजों में, और देखा जाए तो ये जाल लगातार
बढ़ता जा रहा है, जैसे बात कर रहे हैं वैसे वैसे ये जाल जो है बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आपको कभी धमकी या कुछ किसी ने मतलब डराने का प्रयास नहीं करा कि आप क्या कर रहे हो, ये छोड़ो बरे? लोग बड़े हैं, हरकतें तो छोटी हैं ना। लोग बड़े हैं जी, हरकतें तो छोटी हैं, घटिया हरकतें हैं। सच के साथ रहना कितना मुश्किल लगता है? कभी मुश्किल कभी आसान। परिवार कुछ नहीं कहता कि क्यों कर रहे हो ऐसा? परिवार ने साथ ही दिया तभी मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा, आज जो लड़ाई में लड़ रहा हूँ इसका सारा श्रेय मेरी फैमिली को जाता है। बुक पब्लिश करना भी आसान नहीं है, आपने बुक तो पब्लिश कर ली, बट ये है कि उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको छापना पड़ता है। छपाई भी आसानी से नहीं होती। पब्लिशर के पास जैसे ही ऐसा कंटेंट लेके जाते हो, वो कहते हैं ना भाई मैं तो नहीं छापूंगा, मेरी पब्लिशर जो है उसके ऊपर क्यों आप ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो, तो वो छापते नहीं है। कुछ ऐसा हुआ था या आसानी से हो गया? सारे पब्लिशर्स जिन्हों को मैंने अप्रोच किया था जी जी, वो डिनाई कर चुके थे। अच्छा, और करीबन 2 महीने पहले फिर मेरे को किसी एक पब्लिशर हैं उनसे अच्छा परिचय हुआ, तो उन्होंने कॉन्फिडेंशियली मेरे को प्रिंटर का नंबर दिया था, क्योंकि बुक पब्लिशर ही करेगा, ऐसा कोई लॉ नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, तब मैंने उसके पास में बुक्स की सॉफ्ट कॉपी भेज दी थी प्रिंट करने के लिए, और वो कहते हैं कि ऊपर वाला साथ देता है। जी, अभी मैंने देखा कि आपकी जो बुक है वो काफी अच्छी, जिनका इंडिया और लंदन में मेरे पास विद इन 1 आवर ओके, ब्लू रोज पब्लिकेशन के ऑफिस से फोन आ गया। जी जी, और फोन आया कि हम आपकी बुक पब्लिश करेंगे। आपने उनके पास भेजा था पूरा? मैं उनको जानता भी नहीं। अच्छा, फिर मैंने जो फोन आया ऑब्वियसली किसी स्टाफ का था, ब्लू रोज के जो ओनर हैं ही सैयद अरशद यंग मैन, तो मैंने स्टाफ से कहा कि भैया पहले अरशद साहब से मैटर डिस्कस कर लो कि ये मैटर है, क्या ये बुक को पब्लिश करना चाहेंगे, जी क्योंकि भाई आपकी पब्लिशिंग कंपनी पे भी असर आ सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। उसने एक ही जवाब दिया, हम पब्लिश करेंगे। क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? बहुत अच्छा लगा कि वो साथ ही है ऊपर वाला। कई बार दिमाग में ये भी आता है कि आप इतने बड़े पॉलिटिकल लोगों का नाम ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या आपका भी कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आना चाहते हो, या बैकग्राउंड है? मैं पॉलिटिकल लोगों का नाम नहीं ले रहा जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का नाम ले रहा हूं। सुनिए मेरी बात, कमिश्नर ऑफिस के लिए एसडीएम टू कमिश्नर ऑफिस, दे आर द गवर्निंग एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं, जी जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड द मेन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डील विद द मैटर्स ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स। ये उनकी ड्यूटी है कि देश के कानून को इंप्लीमेंट करवाएं, कहीं पे कुछ कमी है तो उसको दूर करें। फिर मैंने नाम लिया रेखा गुप्ता जी का। जी, शी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। रेखा गुप्ता जी और मंजिंदर सिंह सिरसा जी का और बाकी जो संजय अरोड़ा जी का तो मैंने वो कमिश्नर इसलिए नाम लिया। निहारिका रॉय जो है सेक्रेटरी, इन्हों के हर मीडिया में वीडियो में आपने सुना है, मैंने कोर्ट में पेन ड्राइव भी सबमिट किया है जी, कि जी माननीय न्यायालय के आदेशों के कारण हम ये बंद कर रहे हैं। जब इन्होंने पेट्रोल फ्यूल देना बंद किया था, जी जी, कौन सा कानून है कि आप फ्यूल नहीं दोगे? मतलब कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं देश में? या तो ये कह दे कि कानून खत्म, कोई कानून नहीं चलेगा, जो हम चाहेंगे वही होगा, ये तो कह दे, मोटर व्हीकल एक्ट को आग लगा दे। इनकी हरकतें तो यही है ना, ये ना तो लॉ को मान रहे हैं, लॉ का जिक्र ही नहीं कर रहे। एनजीटी के 2015 के आदेशों से इनको इतनी मोहब्बत है जितनी शाहजहां को मुमताज से नहीं रही होगी। कारण क्या भाई?
बट क्या एक व्यक्ति चला सकता है ऐसा कुछ? अगर नितिन गडकरी का नाम लेते हैं, रेखा गुप्ता का नाम लेते हैं, तो क्या और भी कुछ साठगांठ दिखाई देती है? आपके ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं? देखिए, ऑब्जर्वेशन पे मैं नहीं चलता, मैं फैक्ट्स पे चलता हूँ जी। और किसकी साठगांठ रही होगी, कौन साथ रहा होगा, होगा नहीं होगा, दैट इज सेपरेट थिंग। किसी को आपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी बताया था। नहीं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड है जी। भाई। देखिए, आप मुझे बताइए कि एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, नितिन गडकरी जी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि नहीं है? है वो तो। जी। उन्होंने ऊपर हमारे देश के मोटर व्हीकल एक्ट के लॉ को प्रॉपरली फॉलो और इंप्लीमेंट करने की ड्यूटी है कि नहीं है? तो मैं उन्हें नहीं कहूंगा तो किसे कहूंगा? इमरान खान से कहूंगा। कैलाश गहलोत जी जब आम आदमी पार्टी में लॉ मिनिस्टर थे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और वो लॉ ग्रेजुएट भी हैं, उन्होंने बयान दिया कि ये जो 2019 का लॉ है उसको दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। देश का कानून दिल्ली के मिनिस्टर कह रहे हैं, लॉ मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हम दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। वो सारा देश बैठ के सुन रहा है। अरविंद केजरीवाल भी सुन रहे हैं, राहुल गांधी भी सुन रहे हैं, नितिन गडकरी भी सुन रहे हैं। क्यों जी? और ऐसी क्या मजबूरी थी जो कैलाश गहलोत जी को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी? वो तो खुद भी लॉ ग्रेजुएट है, अच्छे पढ़े लिखे हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि कैलाश गहलोत जी को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी? अब सिंपल सी बात यह है कि नेचुरल बात है, ये जो स्कैम है, जिसने भी इस स्कैम को कॉन्स्पायर किया वो इतना पावरफुल आदमी है कि उसके आगे ये सारे नतमस्तक हो चुके हैं। अब वो कौन है ये तो यही बताएंगे। भाई एसडीएम लॉ को ऑबे क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब तो एसडीएम देंगे। केजरीवाल और राहुल गांधी को आप इसमें किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे आपने भी नाम लिया, उनको किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल राइट हैंड, 10 साल तो वही तो सीएम थे जी। जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एमसीडी ऑफिस वगैरह वाले सर्कुलर रोज निकाल रहे थे, हर दूसरे दिन गाड़ियों को उठा रहे थे, रिमूवल नोटिस निकाल के। एमसीडी आपकी कार छीन लेगी, कौन से कानून में लिखा हुआ है जी? और एमसीडी का वो जो लेटर है, सर्कुलर रिमूवल नोटिस, दैट वाज इलीगल। मैंने कई वीडियो में कहा है। उसके पहले पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में लिखा कि हम 15 साल पुरानी कार को उठा लेंगे और 10 साल पुरानी डीजल कार भी उठा रहे हैं। खुद के ही लिखे हुए उन्होंने के रिमूवल नोटिस की बात कर रहा हूं, उसमें भी लिख रहे कुछ है, कर रहे कुछ है। और एंड ऑफ लाइफ मोटर व्हीकल रूल अमेंड हुआ 2023 और 21 में, तो इन्होंने प्रोविजन बनाया स्क्रैपिंग रूल्स जी। जो ये कई बार कहते हैं जी स्क्रैपिंग रूल है, स्क्रैपिंग रूल है। स्क्रैपिंग रूल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आप 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल व्हीकल को स्क्रैप करो और इस तरीके से जबरदस्ती रूल बने थे स्क्रैपिंग एजेंसीज को एस्टेब्लिश करने के लिए कि कौन कौन से फॉर्मेलिटीज वो पूरी करेंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होगा, और कोई व्हीकल जाएगा तो वो कैसे उसको स्क्रैप करेंगे, सो दैट कि प्रॉपर वैलिड तरीके से स्क्रैपिंग हो सके जी। और उसी में लिखा हुआ है कि व्हीकल विल बी हैंडेड ओवर वॉलंटरली बाय द व्हीकल ओनर। ये इन्हों का कानून कह रहा है, मेरे घर का कानून नहीं कह रहा। तो स्क्रैपिंग रूल में तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि 10 साल पुरानी कार स्क्रैप हो जाएगी या 15 साल पुरानी पेट्रोल स्क्रैप हो जाएगी। फिर उसमें वर्ड है एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ में लिखा है वो व्हीकल जो किसी कारण से चलने के लायक नहीं रहे जी। आपने देखा होगा कई बार पहाड़ों पे या किसी जगह पे एक साइड में कोई जीप या कुछ खड़ी है, बहुत पुरानी, पेड़ पौधे उग गए, टायर नहीं है, इंजन नहीं है, मतलब वो चल नहीं सकती जी जी। उसको एंड ऑफ लाइफ कहा गया है। या फिर लिखा है कि और नॉट वैलिडली रजिस्टर्ड, जो वैलिडली रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो कार आप छीन रहे हो 10 साल पुरानी, वो तो 10 साल पहले रजिस्टर्ड हो चुकी, आप उसको अनरजिस्टर्ड कैसे कह दोगे? फिर लिखा है और विच हैज नॉट बीन रिन्यूड, जिनकी आरसी 15 साल बाद रिन्यू नहीं हुई, वो रिन्यू तो आप खुद ही नहीं कर रहे। मतलब ये कहानी समझिए। और आज भी आरसी आप 15 साल की इशू कर रहे हो डीजल वाले को, कहानी ये 15 साल की आरसी इशू करेंगे, डीजल की 10 साल बाद छीन लेंगे। आरसी के बाद रूल है कि 15 साल बाद रिन्यू होगी, वो अब रिन्यू नहीं करेंगे, वो भी आपसे छीन लेंगे। छीनेगा कौन? पुलिस छीनेगी।
पुलिस पब्लिक की प्रॉपर्टी को छीन के स्क्रैपिंग एजेंसी को देगी, ये कोई कानून सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ऐसा लिख सकता है क्या? और लॉ कहता है अगर किसी कारण से आपका व्हीकल इंपाउंड होता भी है कुछ सर्कमस्टेंसेस में, या तो बाई चांस आपने किसी नॉन पार्किंग जोन में कहीं खड़ा कर दिया, पुलिस उठा के उसको ले गई, तो आपको वहां चालान पे करके या पेनल्टी पे करके छुड़वाना पड़ेगा। या कोई एक्सीडेंटल केस है जो पुलिस इंपाउंड कर लेगी, वो सुपरदारी से छूटेगा जी। सपोज किसी भी कंडीशन में आप नहीं छुड़वाते हो जी, आप नहीं छुड़वाई, मेरी गाड़ी इंपाउंड हो गई, मैं नहीं छुड़वाऊंगा जी, तो पुलिस यार्ड में कार खड़ी रहेगी, कार हो या स्कूटर मोटरसाइकिल वहीं खड़ा रहेगा, वो आपको 2-3 बार नोटिस सर्व करेंगे कि आप आइए इस तारीख को अपना छुड़वा लीजिए, कार ले जाइए, नहीं तो फलानी तारीख को गवर्नमेंट ऑक्शन होगी, उसमें ये व्हीकल ऑक्शन कर दिया जाएगा। अच्छा, आपकी कार प्राइवेट एजेंसी को दे देंगे तो कानून है ही नहीं, तो डकैती है, रॉबरी है। इसीलिए तो इस पे मैटर में मैंने रॉबरी डकैती का आरोप लगाया है, जो फैक्ट है। आपने मुझसे पूछा आपके ऊपर कुछ अटैक तो नहीं हुआ? गुड़गांव एसडीएम के ऊपर अटेम्प्ट टू किल मुकेश कुलसिया का मामला गुड़गांव कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड पेंडिंग है। और बार एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ आपके ऊपर एक्शन हुआ था? आई थिंक सो। बार एसोसिएशन के 3-4 मेंबर्स मिलके एसडीएम साहब के पास गए थे जी। उन्होंने पहले तो हाँ कर दिया था, ठीक है बात तो सही है, बाद में फिर मुकर गए। अब बार एसोसिएशन हर रोज एसडीएम साहब के पास ही चक्कर काटती रहेगी, ये भी तो शोभा नहीं देता। उसके बाद हो सकता है कि किसी को इंटरेस्ट हो, किसी को इंटरेस्ट ना हो, बट आप ही को इंटरेस्ट है। बट बार एसोसिएशन की बात करें, किसी एक व्यक्ति के ऊपर, या हम कहें कि पर्टिकुलरली एक एडवोकेट के ऊपर कुछ भी होता है तो पूरी बार जो है उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ स्टेट की नहीं ओवरऑल की अगर हम बात करें। तो फिर आपके साथ कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि जो आपके साथ भी ऐसे मर्ज होकर काम कर रहे हो, या ये कहे कि सपोर्ट 2-3 तरह के होते हैं जी, एक विजिबल, एक इनविजिबल जी, एक साथ में खड़ा हुआ सपोर्ट दिखाई देता है, एक सपोर्ट जो दिखाई नहीं देता वो होता है दुआओं को और प्यार का। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बार एसोसिएशन हमारी है, या जो भी मेरे मिलने वाले जानकार हैं, जी, जी, उन्हों के प्यार और दुआओं के चलते ही मैं ये लड़ाई लड़ पा रहा हूँ। मतलब मजबूरियां हैं कि शायद साथ में नहीं आ सकते, बट बैक एंड पे सपोर्ट पूरा है। दुआ ज्यादा ताकतवर होती है। अच्छा, और ये जो अधिकारी हैं जिनका नाम मैंने लिया है, इन्हें बददुआ लग रही हैं, और मैं आपको दिखा दूंगा ये इस बददुआओं का असर भुगतेंगे। अभी करंट आज नहीं तो कल भुगतेंगे। अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है अगर हम कोर्ट केस की बात करें तो? कोर्ट में मामले पेंडिंग है जी। कोर्ट में जो कार्रवाई अपनी चलेगी वो चलेगी। और एक चीज बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट के मामले क्यों डिस्कस कर रहे हैं मीडिया जी, में। मैं विक्टिम हूं, मैं मेरे क्लाइंट का मैटर डिस्कस नहीं कर रहा। मैं खुद पेटिशनर हूं, मैं खुद कंप्लेनेंट हूं, मैं पीड़ित हूं। मुझे अधिकार है चाहे किसी कुतुब मीनार पे चढ़ के रहूं, चाहे जंतर मंतर में फैल के रहूं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि काफी सारे होते हैं कि नहीं कोर्ट में मामला है तो हम आके कुछ बोल नहीं सकते, चाहे वो पीड़ित ही क्यों ना हो, वो नहीं आते। उनको हो सकता है नॉलेज ना हो, लेकिन मेरा फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली बात तो मेरा राइट है जी। दूसरी बात, जब स्कैम है, करोड़ों लोग लूटे जा रहे हैं, तो एज ए लॉयर, एज एन एडवोकेट एंड एज ए सिटीजन, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा राइट है कि मैं इस स्कैम को पब्लिक में एक्सपोज करूं। और मैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, आज भी मैं आपके माध्यम से, जो हमारे एसडीएम है गुड़गांव के, या नितिन गडकरी हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, या ऑपोजिशन है या पोजीशन जो भी हैं, मैं आज भी उनसे अर्ज करता हूं कि इस लूट डकैती को अब बंद कर दो, अब बंद कर दो, बहुत हो गया। बददुआओं में और दुआओं में दोनों में बहुत असर होता है। ऊपर वाले की लाठी चलती है ना, वो दिखती नहीं। आपने इसमें करोड़ों लोगों का जिक्र किया, तो अगर अमाउंट में जाएं तो फिर तो उसकी कोई गिनती नहीं होगी। हो ही नहीं सकती। 10 साल से चला आ रहा है जी। वो पता नहीं कब तक चलेगा।
जब तक बंद नहीं होगा तब तक चलेगा। हर रोज हजारों गाड़ियों की लाइफ 10 साल पूरी होगी, 15 साल पूरी होगी, तो कितना का नुकसान हुआ, कितनी अमाउंट है, ये कैलकुलेशन हो नहीं सकता। मेन मुद्दा है गैर कानूनी तरीके से एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का झूठा हवाला देकर फॉर्ज्ड इंटरप्रिटेशन करके कानून के खिलाफ लोगों की गाड़ियां लूटी जा रही हैं या नहीं, ये सवाल है। और एक सवाल का मैं आपसे और जवाब के थ्रू बोलना चाहूंगा। मैं इस मामले को पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहता था, ना मैं आज देता हूं, लेकिन वही बात कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। सिर्फ 2019 में लॉ अमेंड हुआ। जब नया लॉ अमेंड होता है तो वो वही माना जाएगा। पहले का सपोज एनजीटी सुप्रीम कोर्ट ने कोई पाबंदी लगाई भी थी, पहली बात तो नहीं लगाई, लेकिन लगाई भी थी तो 2019 में जब लॉ अमेंड हो गया, 2019 में, 2021 में, 2023 में, तो जो अमेंडेड लॉ है वो पुरानी पाबंदियों को निरस्त कर देता है। और ये लॉ बनाता है पार्लियामेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 में से लेके आज तक है मोदी जी की सरकार। अरविंद केजरीवाल के मिनिस्टर ने इस लॉ को मानने से मना कर दिया, बात समझ में आती है। अपोजिशन में थे सपोज, जी जी, जबकि होना वो भी नहीं चाहिए। आप पार्लियामेंट के लॉ को मना करो, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मैटर नहीं है। जी जी, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। मोदी सरकार का कानून नितिन गडकरी नहीं मान रहे, मोदी सरकार का कानून रेखा गुप्ता नहीं मान रही, मोदी सरकार का कानून मनजिंदर सिंह सिरसा नहीं मान रहे, मोदी सरकार का कानून दिल्ली के अधिकारी नहीं मान रहे, मोदी सरकार का कानून हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, मोदी सरकार का कानून हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं मान रहे, मोदी सरकार का कानून गुड़गांव के एसडीएम और डीसी नहीं मान रहे। ये मेरे को समझ नहीं है। रेखा गुप्ता जी दिन में जब भी कोई स्टेटमेंट देती हैं तो नेचुरल बात है, वो कहती है यशस्वी मोदी जी से मुझे प्रेरणा मिली, यशस्वी मोदी जी मेरे गुरु समान है, पिता समान है, जो भी अच्छी बात है भी। जी जी, लेकिन रेखा गुप्ता जी मोदी सरकार की बनाई हुई लक्ष्मण रेखा क्यों नहीं फॉलो कर रही कानून की? बहुत बड़ा सवाल है, निशाना नहीं, निशाना नहीं है, सवाल है, अपेरेंट है। कोई टाल मटोल या लुका छिपी वाली बात तो है नहीं, फैक्ट है भाई। 2019 में कानून चेंज हुआ, 2023 में हुआ, 21 में मोदी सरकार ने बनाया, अमेंड किया ना। बट वो नहीं मान रहे, उसके ऊपर सवालिया निशानी क्यों नहीं मान रहे? ये तो जवाब वो देगी जी। मोदी सरकार का कानून मोदी के ही मिनिस्टर्स नहीं मान रहे, ये क्या बात है? और एकमात्र यही कानून है जो नहीं मान रहे, बाकी मान रहे। और एकमात्र ये कानून है जिसका कोई विरोध नहीं कर रहा ऑपोजिशन वाला। अरविंद केजरीवाल तो सरकार में थे, मान ली आपकी बात। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? एलओपी है, दिल्ली में रहते हैं, एलओपी हैं, सुनने में आया पढ़े लिखे आदमी भी, क्या उनको नहीं मालूम है क्या चल रहा है? जी। तभी मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल राइट हैंड, राहुल गांधी लेफ्ट हैंड एंड मास्टरमाइंड नितिन जी गडकरी। दैट इज फैक्ट ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट में भी यही कंप्लेंट है। और अगर मैं गलत हूं तो इन तीनों में से कोई भी इसका खंडन तो कर दे, खंडन कर दे, एटलीस्ट कोई स्टेटमेंट दे कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। स्टेटमेंट क्या देनी, ये कानून है, मानेंगे कि नहीं? बोल देना नहीं मानेंगे। मुझे उसी स्टेटमेंट से कौन सा मुझे गोल्ड मेडल लेना है? तो भारत का कानून है, लागू हो गया है, एम्पोज्ड है जी। और ये उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और उस कानून का उल्लंघन कर कर एनजीटी सुप्रीम कोर्ट का झूठा हवाला देकर लोगों की प्रॉपर्टी, गाड़ियों को लूट रहे हैं, जिससे कि प्राइवेट एजेंसीज को फायदा पहुंचाया जा सके। दिस इज माय एलिगेशन, दैट इज फैक्ट। और ये अभी चलता रहेगा क्योंकि कोर्ट के अधीन है, तो इसलिए अब 1947 में देश को किसी कोर्ट ने आजाद नहीं किया था जी। कोर्ट तब भी थे, गांधी जी भी बैरिस्टर थे, नेहरू जी बैरिस्टर थे जी। अब इसको पब्लिक मूवमेंट बनाना जरूरी है। कोर्ट भी कार्रवाई भी जरूरी है, पब्लिक मूवमेंट भी जरूरी है। और इन्हों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, एज ए सिटीजन मैं किसी भी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप एज पर लॉ काम कीजिए। मैं गुड़गांव के एसडीएम से आज भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जी मेरी एप्लीकेशन आपके यहाँ पेंडिंग है, मेरी आरसी मुझे दीजिए एज पर लॉ। मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो जो कानूनी कार्रवाई वो करूंगा, और मैं कर क्या सकता हूँ। अगर कोई बाई चांस आपसे जुड़ना भी चाह रहा हो या कहे कि जो पीड़ित हो, जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, वो आपसे कुछ जानकारी या आपके साथ जुड़ना चाहता हो, तो कैसे बातचीत कर सकते हैं आपसे? जैसे मर्जी कर लेंगे। मतलब आप अपना नंबर देंगे, क्या करेंगे? मेरा नंबर गूगल पे सब जगह अवेलेबल है जी। लेकिन वो लोग मुझे कॉल ना करें जी, जो कुछ करना नहीं चाहते, जो सिर्फ बातें करना चाहते हैं वो ना हाँ, करें। कईयों के फोन आए हुए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे जी, आप कर दो जो करना है। भैया अपने घर में रहो, आराम करो, अपनी गाड़ी बेचो, नई गाड़ी खरीदो, मेरे क्या प्रॉब्लम। भाई लड़ आप नहीं सकते, लड़ाई में साथ खड़े आप नहीं हो सकते, कुछ भी आप नहीं कर सकते। कई लोगों ने कहा कि लड़ने के पैसे नहीं है, कोर्ट जाने के पैसे नहीं। भाई तुम्हारे घर परिवार में कोई तो वकील होगा। जी जी। जो खुद वकील है उनको तो वो खुद भी तो लड़ सकते हैं। जी जी। यहाँ पे मैंने देखा पब्लिक के पास में लड़ाई के लिए पैसे नहीं है। 2 लाख का वो कौन एप्पल फोन होता है ना, एप्पल उसके फोन है, उसके पैसे हैं। साल में 2 बार हिल स्टेशन पे घूमने के पैसे हैं, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ाने के पैसे हैं, पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाने के पैसे भी है, नई गाड़ी खरीदने के पैसे भी हैं। लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए पैसे भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। भाई आपकी प्रॉपर्टी आप जानो, बचाना है बचाओ, नहीं बचाना मत बचाओ। मेरी ड्यूटी थी कि मैंने फैक्ट सबके बीच में रख दिए। आज भगवान के दया से हमारी 25 लोगों की टीम बन चुकी है। वो 2021 में मैंने कहा था कि शायद ही कोई आदमी खड़ा हो जी। आज 25 आदमियों की टीम बन चुकी है। बड़ी ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से ईमानदार लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने एक बुक भी पब्लिश की इसके ऊपर, काफी सारे उसमें मैं देख पा रही हूँ कि तकरीबन 24 चैप्टर आपने इसके ऊपर बनाए हैं। तो ऑलमोस्ट हम कहें कि इसके अंदर क्या ब्रीफ करने का प्रयास किया है आपने? ये स्कैम कैसे शुरू हुआ, कैसे चल रहा है, कानून क्या कहता है, एनजीटी के क्या ऑर्डर्स हैं, उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर्स हैं, एक्चुअली उनकी क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, और गुड़गांव के डीसी का क्या रोल है, गुड़गांव के एसडीएम का क्या रोल है, सारी चीज मैंने इसमें ब्रीफ कर रखी है। मतलब किसी को इस कैम के बारे में जानना है तो दिस इज मोर देन एनफ। में सारी चीजें, इसमें सारे लॉ पॉइंट्स हैं, इसमें सारी कहानी शुरू हो चुकी, कहां से मोहब्बत शुरू हुई और कहां चल रही है। ये 2014 से स्कैम शुरू हुआ और जब तक नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं तब तक यहाँ का प्रदूषण खत्म नहीं होने वाला है, लिखवा लो। ये कह रहे प्रदूषण बढ़ गया। 99% गाड़ियां दिल्ली की चली गई, फिर भी आपका प्रदूषण कम नहीं हुआ। इसका मतलब व्हीकल प्रदूषण करते ही। आज नेहा गुप्ता कह रही हैं कि प्रदूषण ज्यादा है इसलिए गाड़ियां बंद कर रहे हैं। जी जी। जब पुरानी कार 95% यहां से जा ही चुकी, फिर भी आपका प्रदूषण कम नहीं हुआ, इसका मतलब गाड़ियां प्रदूषण नहीं कर रही थी। ये वैसे सोचने वाली बात है कि ग्रेप आता है तो गाड़ियां बंद कर दो, कुछ भी होता है तो गाड़ियां बंद कर दो बस। इनका मैंने कहा मकसद है गाड़ियां बंद करना जी, जिससे लोग दुखी होकर गाड़ी छोड़ दे, छोड़ यार हर चौथे महीने बंद करवा देते, नहीं खरीदते। और मैं कह दूं, बता दूं एक फैक्ट आपके सामने, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि गाड़ियों को बंद करने से पॉल्यूशन घटा नहीं बल्कि बढ़ा है, और वो हलफनामा रेफर किया है एनजीटी ने अपने सुप्रीम कोर्ट में, अपने ऑर्डर्स में, सॉरी जी। और एनजीटी ने 2017 के ऑर्डर में साफ लिख दिया था कि जब से यूरो नॉर्म शुरू हुए हैं तब से व्हीकल्स पर कोई पाबंदी नहीं है, नो बार ऑन व्हीकल्स, ये वर्डिंग्स है एनजीटी की। और बोला कि ये क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार दे दी है 2001 से 2005 के बीच में। नितिन गडकरी जी के आते ही ये जिन्न निकला, हवा प्रदूषित हो गई, गाड़ियां बंद करो, कभी ऑड इवन से बंद करो, कभी ग्रैब से बंद करो, कभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पीछे लगा दिए, कभी एमसीडी पीछे लग गए। एसडीएम कह रहे हम तो रिन्यू नहीं करेंगे, बादशाहपुर वाले कहते हम ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। ऑफलाइन हम डिस्कस कर रहे थे ईवी को लेकर भी, कि ईवी को लेकर भी नया कानून मरोड़ कर बना दिया कानून। ईवी कानून है क्या, दिखाइए कहाँ कानून है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। ईवी कानून कहाँ है, दिखाओ। ये कह रहे हैं ईवी पॉलिसी, कहाँ है पॉलिसी, दिखाओ। अरे भाई पहले एम्बेसडर फीड चला करती थी, जी जी,
मारुति आई, मारुति को मार्केट बनानी थी, कोई भी व्हीकल मार्केट बनाएगा जी। तो क्या उन्होंने फिएट एम्बेसडर को जबरदस्ती बंद कर दिया था क्या? अरे कोई नया प्रोडक्ट है, अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो आप उसको लाइए, इंट्रोड्यूस कीजिए, पब्लिक को अच्छा लगेगा, सूट करेगा, पब्लिक अडॉप्ट करेगी। शुरू में मारुति का लोगों ने मजाक उड़ाया था कि क्या छोटी गाड़ी है, डब्बी जैसी गाड़ी है, माचिस की डिब्बी है। फिर लोगों को वो सूट करी तो एम्बेसडर फिएट बंद हो गई। तो जबरदस्ती तो एम्बेसडर फिएट नहीं बंद करवाई गई थी। जी जी। फिर ये नितिन गडकरी जी बड़ा ज्ञान देते हैं, आपकी ये पेट्रोल की गाड़ी चलती है, इसका खर्चा है 15 रुपए लीटर, और ईवी चलेगी 1.5 रुपए लीटर। ईवी है कितने की ये तो बता दो गुरुदेव, क्या फ्री में आ रही है? जी जी जी, बहुत एक्सपेंसिव, उसका अलग है जी। क्या फ्री में आ रही है और कितने दिन चलेगी ये भी बता दो। दूसरी बात, ईवी लाओ, टीवी लाओ, बीवी लाओ, कुछ भी लाओ जी। अरे जिसको जो पसंद है ले लेगा भाई, आप ले आओ। जबरदस्ती है कि ना ये बीवी पसंद नहीं है दूसरी बीवी देंगे, ये टीवी पसंद नहीं है दूसरा टीवी देंगे। हमारे घर का सामान छीन रहे हो और कह रहे हो दूसरा देंगे, ये क्या जबरदस्ती है भाई? नहीं लानी मेरे को, जब इच्छा होगी ले लूंगा, मेरी प्रॉपर्टी है, कानून के अकॉर्डिंगली जितने दिन में उसको जैसे रखना चाहूंगा रखूंगा। आप मुझको छीनने वाले, शिक्षा देने वाले कौन होते हो? आपको पसंद है आप लीजिए, आप लोगों को तो फ्री में मिलती है, जो मर्जी लीजिए। ईवी का कुछ भी कानून नहीं है। ईवी एक क्लास है व्हीकल का, सिंपल सी बात है जी। जैसे पेट्रोल व्हीकल है, डीजल व्हीकल है, जी। सीएनजी व्हीकल है, वैसे नए टेक्नोलॉजी ईवी व्हीकल है। जिसको ईवी व्हीकल अच्छा लगेगा ईवी व्हीकल लेगा, क्या प्रॉब्लम है? हम आपकी बुक में देख रहे थे, आपने कुछ रेफरेंसेस भी आई थिंक सो डाल रखे हैं, कुछ क्लिप्स वगैरह, फोटोज जैसे डाल रखी हैं, कुछ ऐसा। हाँ, कई न्यूज क्लिप्स हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स हैं, एनजीटी के जजमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं इसमें। आगे कहां तक जो है लोगों को समझाने का प्रयास, या हम कहें कि जागरूकता का प्रयास जारी रहेगा मुकेश जी का? जब तक आप साथ देंगे। वायरल सच तो आपके साथ हमेशा है। मैं भी हमेशा रहूंगा। क्या कहना चाहेंगे अंत में कि जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप, उसके लिए आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? आम जनता से यही कहना चाहूंगा कि इस लूट चोरी डकैती के खिलाफ खड़े हो जाओ। होना तो पड़ेगा जी, आज नहीं तो कल, लड़ना तो पड़ेगा। जी जी जी। शमशान और कब्रिस्तान में वही लोग नहीं है जो लड़े थे, जो नहीं लड़े थे उनसे ही भरा पड़ा है। मरना तो तुझे भी है, मुझे भी, आज नहीं तो कल जी। जीते जी तो मरना। थैंक यू सो मच मुकेश जी, बहुत सारी नॉलेज भी कहें और साथ में कि ये जो इतना बड़ा स्कैम है उसके बारे में हम पूरी उम्मीद लगाते हैं कि वायरल सच के सभी व्यूवर्स जो है इसके बारे में अवेयर हो और आपके साथ जुड़े। सारे मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों ने मीडिया को चीट किया, पब्लिक को तो चीट किया ही किया जी, मीडिया को चीट किया, मीडिया के मार्फत इन्होंने झूठ फैलाया सब जगह। इन्होंने पाप किया जी, इन्होंने किसी भी लालच में पाप किया, इन्होंने मीडिया को उस पाप में भागीदार बनाया। बड़े से बड़ा मीडिया का पर्सन, जिसने बड़ा भी कोई जर्नलिस्ट है, एंकर है, कुछ भी है, हो सकता है उसके पास लाखों करोड़ की गाड़ियां हो और वो गाड़ी खरीद सकता हो, लेकिन वो ये ना भूले कि उसकी शुरुआत किसी स्कूटर मोटरसाइकिल से हुई थी। और आज भी बड़े से बड़े जर्नलिस्ट और एंकर की बुनियाद जो आज सड़क पर आप देखते हैं, टू व्हीलर पे जो रिपोर्टिंग करने और बाकी काम करने के लिए कैमरामैन और बाकी घूम रहे हैं जी, ये इंडस्ट्री उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है जी। और उन्हों के व्हीकल्स भी लूटे छीने जा रहे हैं, पुलिस वालों के भी लूटे छीने जा रहे हैं। एक पुलिस ने कहा था कि वैसा मैं तो पुलिस में हूं तो जैसे तैसे चला लेता हूं, मैंने लेकिन वैसा वे गांव के बाकी 90% 99% लोग कहां जाएंगे? दूध बेचने वाला कहां जाएगा? प्लम्बरिंग करने वाला कहां जाएगा? मीडिया का माइक लेके जो घूम रहे हैं वो कहां जाएंगे? ये रोजी रोटी के साधन छीनने की साजिश है। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की नस्ल को बर्बाद कर देने तक की साजिश है। इसको रोकना पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी रोकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और ये रुकेगी, ये मैं आपको आज एश्योरेंस दे सकता। पाप का घड़ा इनका भर चुका है जी, ये भले वक्त से उसको छोड़ दें, इसमें देश का और इनका दोनों का फायदा है।
थैंक यू सो मच मुकेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ मुकेश कुलतिया जी, जिन्होंने बताया कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। देखने में तो बहुत छोटी सी बात लगती है, बट बात उस व्यक्ति से पूछिए जिसका साधन ही वही है, जॉब पे जाने के लिए, बिजनेस पे जाने के लिए, घर वालों को कहीं तक पहुंचाने के लिए, या आने जाने का जो साधन है, अगर उसी के ऊपर अटैक होगा तो बहुत बड़ा जो है बजट के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जो ये बुक लिखी गई है मुकेश कुलतिया जी के द्वारा, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस स्कैम को डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अगर कोई पीड़ित है जो जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि कुलतिया साहब से जुड़ जाए, जैसे कि कुलतिया साहब ने कहा कि वो ही जुड़ने की कोशिश करें जो बहुत ही सीरियस नोट पर जुड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जो आगे बढ़ नहीं सकते। तो ऐसे वायरल सच के थ्रू काफी लोगों के कॉल आते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि इस मुहिम के साथ भी आप जुड़े। और एक चीज सोचिए, 60-65 साल के रिटायर्ड आदमी जी, उनमें से 99% मरीज भी हैं। जी जी जी, मेडिसिन लानी है, जैसे तैसे खर्च रहा है, उनकी गाड़ी छीन लेंगे, कहां से लाएगा? वो नई गाड़ी खरीदेगा? जी जी, वो कहां से मेडिसिन लाएगा? कैसे घर चलाएगा? मतलब ये तो इतना घटिया दर्जे का स्कैम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। स्कैम हिंदुस्तान में बहुत हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि स्कैम नहीं हुए, लेकिन वो स्कैम चलो हाई लेवल के होते थे, लेकिन एक साधारण जनता की को लूटना, इस तरह से पुलिस खड़ी होकर आपकी प्रॉपर्टी लूट रही, इससे घटिया स्कैम और क्या होगा? किसने मजबूर किया इस पुलिस को? पाकिस्तान तो नहीं आया था। ये कह रहे कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को नहीं रहने देंगे। भैया मत रहने तो, हम क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं? हमारी प्रॉपर्टी छीन रहे हो जी। इतना घटिया स्कैम तो नहीं देखा। मोदी जी का कानून मोदी जी के मंत्री नहीं मान रहे। देखिए कमाल की बात, नाम मोदी जी का लेते हैं, काम उनके खिलाफ कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ कोई टीम चल रही है, जो डर के मारे अभी चुप है, लेकिन अंदर खाने वो मोदी जी को खिलाफ चल रही हैं और आगे का अपना रास्ता बनाना चाहती है। मेरे को ऐसा लग रहा है। और वो ठीक है, वो उन लोगों का अपना मामला है। देश का कानून है, प्रधानमंत्री का, पार्लियामेंट का कानून है। पार्लियामेंट सिर्फ प्रधानमंत्री भी नहीं होते। जी जी, लेकिन फिर भी मोदी सरकार तो कहोगे ना। जी जी जी, सरकार तो वही है जो प्रधानमंत्री, उसी का नाम मोदी सरकार, रेखा सरकार क्यों नहीं मानती? ये तो वैसे हैरान कर देने वाली बात है जी। तो मैं रेखा गुप्ता जी को कम से कम मोदी सरकार के कानून की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। इसी तरह लगातार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द मनप्रीत शो।